अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर की 8 तारीख है, इतवार का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में सबसे अहम खबरें अमेरिका से 3 तबाहकुन किस्म की डेवलपमेंट्स की सूरत में आने लगी हैं। कौन किसके इस्तीफे का मुतालबा करने लगा है, कौन कितनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगा है, कौन किसको पाकिस्तान से इनवाइट करने लगा है, ये वो सवालात हैं जिसके जवाब मैं आपको देने लगा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की मीटिंग्स हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल की डिस्कशंस हुई हैं। पाकिस्तान की कम्युनिटी ने, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए चैप्टर ने वो काम कर दिखाया है जो पाकिस्तानी यहां बैठकर सोच भी नहीं सकता था। इसकी तफसीलात क्या है, इसकी डिटेल्स क्या है, मैं आगे चलकर शेयर करने लगा हूं। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो कौमी हुकूमत का चूरन है वो इतना बेचने की कोशिश की जा रही है, ये जिसने खाया है उसके पेट में तकलीफ तो हुई है। याद रखिएगा, माजी में जब जिसने खाया है उसके पेट में तकलीफ हुई है। ये पिछले 2 साल से कौमी हुकूमत का चूरन ही तो बेचा जा रहा है जिसमें से निकल कुछ नहीं सका। अब इसमें आफरीदी साहब भी टपक पड़े, शाहिद खान आफरीदी साहब। तो शाहिद खान आफरीदी साहब ने जो कुछ बोला है ये उनके किरदार की गम्माजी करता है। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, उसके अंदर जाना है, मैंने डिग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा, देखिएगा। इसके बाद बशार अल असद साहब 50 साल से जायद अरसे का इक्तदार उड़ाकर रख दिया, वहां से दम दबाकर दमिश्क भागना पड़ा पूरे खानदान को। उसकी डिटेल्स क्या है, उसकी तफसीलात क्या है, मैं शेयर करूंगा। वो जो लाइक माइंडेड लोग थे पॉलिटिक्स के अंदर, जो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, वो अब तनकीद करना शुरू हो गए, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो मुझे पितरस बुखारी का नावल कुत्ते याद आता है, उसके मिसदाक इतनी लड़ाई चल रही है कि आपकी सोच है, अंदर की कहानी क्या है, वो शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसलिए व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, उसे जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल, उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया करता हूं, उसको आकर ज्वाइन कर लें। डायरेक्ट मैसेज करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं, फॉलो भी कर लीजिएगा। बड़ा सीरियस नोट के ऊपर अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अमेरिकी रिसेंट चेंज्ड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इलेक्टेड है डोनाल्ड ट्रंप की, उसके साथ बात की है और इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। अब इसमें 3 डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब को डोनाल्ड ट्रंप की 45वें इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तकरीब हल्फ बर्दारी में इनवाइट किया जाने लगा है। इसका मैं एक ग्लिम्प्स आपको दिखा देता हूं, ये सुनिएगा। शाहिद अशरफ काजी साहब फॉर्मर ब्रोकरेट है, एम्बेसडर है, उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार के अंदर कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा कि ये करीन अज कयास नहीं और बहुत ज्यादा हद तक ऐन मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को अपनी तकरीब हल्फ बर्दारी में मदऊ करे। अब उनका मदऊ करना इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिस्कशन में है, मुतालबा भी हो रहा है। ऑलरेडी ऑफिस ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उनके अभी लगाए गए एडवाइजर की जानिब से ट्वीट भी हो चुका है कि इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए, रिलीज इमरान खान। तो अब ये जो मदऊ करना होगा ये तो सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन मदऊ करने की जो इनविटेशन है, पाकिस्तान के वाहिद शख्स को वो जानते हैं, उनको बुलाया गया है, उनको पाकिस्तान नहीं भेजता तो पाकिस्तान कितना बड़ा सरप्राइज दे रहा होगा। पाकिस्तान अगर भेजता है तो जेल से निकाल कर तैयारे के जरिए अमेरिका भेजना कितना बड़ा सरप्राइज होगा। यह बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है जो आने वाले चंद दिन में आपको और हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। मैंने जो वहां का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल वर्कर है उससे बात की। मैंने वहां पर जो मेरे ताल्लुकात हैं मुतअद्दिद फोरम्स के अंदर, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, प्लस उन्होंने जितवाया है डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया के कुछ निचले लेवल के ओहदेदारान को, उनसे राब्ता हुआ, बातचीत हुई। मैं इसलिए कल भी करना चाहता तो कर सकता था। तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि अगले चंद दिन के अंदर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, चंद दिन के अंदर, मैं ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, अगले चंद दिन के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन हो सकता है? उसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी हो सकती है, कुछ सहाफी हो सकते हैं, कांग्रेसमैन हो सकते हैं यानी, और इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से एसोसिएटेड कुछ लोग हो सकते हैं। वो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान में जो ग्रेव ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं पिछले 2 साल के अंदर, उसका तज़किरा करेंगे। खास तौर के ऊपर ये जो 26 नवंबर का वाकया हुआ है इसके ऊपर बात करेंगे और इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा करेंगे। अच्छा, एक और चीज इसके अंदर जो मेरे सुनने में आई है
وہ یہ ہے کہ 2 عدد شخصیات سے، ایک کا تو کنفرم ہے، دوسرے کا مجھے کنفرم نہیں، 2 عدد شخصیات سے جو آفس ویئرر ہیں پاکستان کے اندر، ان سے فی الفور استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا. نہ دینے کی صورت میں پھر چند دن کے اندر اور ایک ٹویٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان میں پہلے سے پیش بندی شروع ہو گئی ہے، اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے، اور اس کو نہ ہی سمجھیں. یعنی کہ پاکستان نے کام کرنا شروع کر دیا کہ اس شخص کو بس اب ریجیکٹ ہی کر دیں، نکالیں، بس جان چھڑائیں اس سے پہلے کہ وہاں سے کوئی اس طرح کا میسج یا اس طرح کی کوئی کاروائی ڈال دی جائے. تو ڈی چوکس آنے پر امریکی کانگریس مین، تحریک انصاف امریکہ چیپٹر اور آفس آف دا ڈونلڈ ٹرمپ سے وابستہ لوگ ممکنہ طور کے اوپر اگلے چند دنوں میں بڑی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں، جس کا آغاز ایک عدد اہم ٹویٹ سے ہوگا اور ایک بڑے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا. اب کس کا استعفیٰ ہو سکتا ہے جی؟ پاکستان میں کس کا استعفیٰ ہو سکتا ہے؟ ایک کا تو میں نام لے دیتا ہوں، دوسرے کا مجھے نہیں پتا. مجھے لگتا ہے کہ اس فارم 47 کے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا جائے گا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے، اور دوسرے کون سے شخص ہیں اس کی ڈیٹیلز ابھی تک نہیں آئی ہیں. اچھا، اب آ جاتے ہیں دوسری ٹاپ سٹوری میری، وہ یہ ہے قومی حکومت کا چورن. پہلے میں تو یہ آپ کے سامنے کچھ بیان رکھتا ہوں شاہد آفریدی صاحب کا، اس کے بعد یہ میں نے قومی حکومت والی بات کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے بڑے غور سے سننا ہے. یہ کیا ہے؟ شاہد آفریدی صاحب فرماتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بدتمیزی اور اخلاقیات سے اتر کر بات ہوتی ہے. لوگ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں مگر بیچاروں کی تربیت نہیں ہے. یہ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ملک چلانے کی بات ہے، سارے بیٹھتے ہیں، ملک کو لے کر چلتے ہیں، اگر آپ کی نیت ہے تو ملک کو لے کے چلو. اگر میری جیت یہ ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، سامنے والا چور ہے، ڈاکو ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ عمران خان صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ وہ اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے باقیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. پھر کہتے ہیں اگر پی ٹی آئی کی حکومت چلی گئی تھی تو ان کو مضبوط آپشن کے طور پر پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے تھا، عمران خان کی ٹیم کی سلیکشن بہتر ہو سکتی تھی. اچھا، اب 2-3 چیزیں. دنیا بھر میں مارشل لاز کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ 10 15 20 جماعتوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں اور آپ کہیں کہ جیسے آپ کو کہا جا رہا ہے ویسے کریں. لیکن کسی بھی ہائیبرڈ صحیح ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ 15 جماعتوں کا 14 جماعتوں کا اتحاد بنا کر کہیں کہ آپ اگلے 10 سال کے لیے رول کریں. یہ ہو نہیں سکتا. جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوں، ایک ایک شخص کا، اس کی پوری پارٹی کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کتنے دن بیٹھیں گے؟ یہ پاکستان میں تجربہ ہی تو ہو رہا ہے. کتنی دفعہ پاکستان میں سمپل یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنی ہے؟ ایک آدھ دفعہ. باقی ہر دفعہ یہ مخلوط حکومتیں ہوتی ہیں. یعنی 3-4 جماعتوں کی حکومت 2-2.5 سال نہیں نکال پاتی. آپ کو لگتا ہے کہ 15-20 جماعتوں کی حکومت جو ہے وہ 5 سال نکال لے گی؟ وہ ڈنڈے کے زور پر کسی مارشل لاء کے اندر تو نکال سکتی ہے، جب مشرف صاحب کے دور میں چودھری شجاعت کو اور چودھری پرویز الہی کو بٹھا دیا گیا تھا، اس طرح تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ الیکٹڈ لوگ ہوں اور اس طرح بیٹھ جائے تو پھر بھائی الیکشن کا کیا فائدہ ہے اگر اس طرح بٹھانا ہے؟ پہلا معاملہ تو دوسرا ہے. یعنی 4 جماعتوں کی ایک حکومت بنتی ہے، ان کی لڑائیاں نہیں ختم ہوتی، 2.5 سال گزر جاتے ہیں، کوئی کام نہیں ہو پاتا. تو 20 جماعتوں کی ایک حکومت بنے گی، وہ کیا کام کرے گی؟ جو بھی سائنسدان اس کو سوچ رہا ہے نا، وہ ذرا 2 منٹ کے لیے سوچے کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہو، جس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو ملے، اس کو سمپل یا 2/3 میجورٹی کے ساتھ ملے، وہ آن پیج ہو نہ ہو لیکن وہ ریفارمز لائے، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا پورا حل ڈیموکریٹک رائٹس کے اندر. اچھا، اب یہ بھائی صاحب جو ہے اٹھ کے کچھ بھی منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں، تو ان کی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ والی ہو رہی ہے. آپ سمجھ گئے نا جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، وہ والی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کو تمیز نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں، پوری دنیا میں سوشل میڈیا از اے ریالٹی. اس ریالٹی کو آپ اگنور، سوشل میڈیا از ناٹ جسٹ دا سوشل میڈیا، اٹس پبلک. یہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہو کر فیصلے دے، وہ پبلک کے کہنے پہ کرتے ہیں. وہ ایک پبلک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ پبلک کی بات سنے. یہ آپ جو کہتے ہیں باٹس ہیں، یہ ہے وہ، یہ کروڑوں میں ہیں، کروڑوں میں اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس. اب جو اتنی ساری کیمپینز چلنا شروع ہو گئی ہیں، یہ پبلک اینگر اور فیئر ہی تو ہے. اب اس کے اوپر وائزلی کام لیا جانا چاہیے تھا اس حکومت کی جانب سے، سرکار کی جانب سے. وائزلی آپ بیٹھتے جو 100 200 250 500 600 انفلوئنشلز ہیں، ان کے ساتھ ان کو انگیج کرتے، ان کی بات سنتے، ان کو کلیریفائی کرتے، ان کو اپنی بات بتاتے، کچھ اپنی منواتے کچھ اپنی مانتے، بات ختم ہو جاتی. یہی طریقہ ہوتا ہے وائز سوسائٹی کے اندر. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے کسی کو گرفتار کر لیں، اس پہ مقدمہ ڈال دیں، پرچہ ڈال دیں، FIR کر دو؟ یہی چلے جا رہا ہے پچھلے 77 سال سے، تو یہی چلے جا رہا ہے. تو اب یہ ٹولز
No one can fight the state, that's a truth, but no one can fight the technology as well. मसला सारा ये, एक चीज को रोकेंगे दूसरी खड़ी रहे, दूसरी चीज को, कोई वाइज बंदा बैठ के अगर डिस्कस करे ना इस हुकूमत के साथ या सरकार के साथ, तो मसले इतने बड़े हैं नहीं जितने बड़े बना दिए गए। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब शाम के अंदर क्या हुआ। शाम के अंदर जो कुछ हुआ है बशार अल असद के साथ, उसके मैं बाद में बात करता हूं। पहले ये जो अभी मैं बात कर रहा था कि कितनी FIR हुई हैं, डी चौक एहतजाज और इदारों से मुतालिक प्रोपेगेंडा करने पर 90 मुकदमात दर्ज किए गए। अरकान पार्लियामेंट, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नामजद हुए। 620 सोशल मीडिया अकाउंट्स की निशानदही हुई है। 70 बैरून मुल्क से ऑपरेट हुए। इस्लामाबाद 36, लाहौर गुजरांवाला 11, फैसलाबाद 9, पेशावर 6, मुल्तान 4। यार आप हद हो गई है, पूरे पाकिस्तान को सोशल मीडिया गैंगस्टर बना दिया गया कि यार ये तो गैंगस्टर हैं, ये तो गलत काम कर रहे हैं। ये आप 600 को दबाएंगे 6000 और बन जाएंगे। मसला ये है, इसका हल सिर्फ और सिर्फ क्या है? एंगेजमेंट है। विजडम मस्ट प्रिवेल। बिठाना है, बात करनी है, गुफ्तगू करनी है और बताना है कि यहां गलती किसकी थी। यानी अगर 26 नवंबर के ऊपर कोई एंगर फैक्टर है, बताएं कि ये सरकार है, ये नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, ये इनकी गलती थी, इनके वजीर दाखिला की थी, या जिसने भी ऑर्डर किया इसकी गलती थी। इसका मलबा सब पे नहीं जा, और इसका हल यही है। और जितना अवाम के साथ कौन लड़ाई, 25 करोड़ लोग हैं, बाइकआउट कर दें, क्या कर लेंगे? ये मसला है, ये किसी को समझ नहीं आके दे रहा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, इनकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं इस्लामाबाद में गोली चले जिम्मेदारी हुकूमत की है, हुकूमत का सरबराह वजीर आजम है। गोली जब जब चल जाएगी, ये गोली आपकी नाकामी का एतराफ है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं जी आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर वालों ने हल्ला बोल कर रख दिया। फाइनली मुतालबात मंजूर हो गए, दोनों फरीकैन के दरमियान मुआहदा हो गया। 23 जनवरी 2025 तक लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली गई है और जो सदारती ऑर्डिनेंस था उसको भी वापस ले लिया गया। यह है पब्लिक पावर, और बड़ी अच्छी बात है कि वहां गोली नहीं चली, माजरत के साथ, बड़ी अच्छी बात है। जिस तरह अब पूरी दुनिया, अब तो साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बोल दिया। बशार अल असद की बात करते हैं। शाम में 53 साल से नाफिज जनरल हाफिजुल असद फैमिली के इक़्तिदार का सूरज डूब गया। हाफिजुल असद के बेटे बशार अल असद दमिश्क छोड़कर भाग गए। जनरल हाफिजुल असद 1971 से 2000 तक शाम के सदर रहे। वफात के बाद 2000 से अब तक बशार अल असद सदर थे। तो हर उरूज को जवाल है, इसको आप नजरअंदाज ही नहीं कर सकते। अब मैं कुछ और खबरें शामिल करता हूं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि जो है अनवर मकसूद साहब, उनको भी नहीं छोड़ा गया। अब ये कितनी हद तक कंफर्म स्टोरी है, ये उनकी फैमिली जब तक कंफर्म नहीं करती हम इसको मजीद आगे नहीं बढ़ा सकते। अभी मैं बात कर रहा हूं ये अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब, वो कहते हैं गवर्नर फारिग है, उसकी APC पर लानत भेजता हूं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये सख्तियां हमें कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना फारिग नहीं हूं कि मंसूर अली खान के बारे में बात करूं कि वो क्या कह रहा है। ये एंकर मंसूर अली खान की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इतना डायरेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आप कभी इमरान रियाज खान का नाम लेते हैं, कभी मंसूर अली खान का, बाकियों का। ये जो गर्दन में सरिया है ना, इसको निकल जाना चाहिए। ये अरबाब इख्तियार को ज़ेब नहीं देता है। अच्छा, मुनीफ फारूक साहब क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं ये जो मसनूई बाइकआउट मूवमेंट उनकी नज़र में मसनूई है। वो कहते हैं जो बाइकआउट मूवमेंट है इसका असर क्या है। वो कहते हैं ये इस कदर खतरनाक हद तक पहुंच चुका है कि इस पर एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है कि मामलात को इस तरह चलाया जाए या फाहम तफहीम भी की जाए। ये मुनीफ फारूक साहब बोल पड़े, और मैं ऑलरेडी कह चुका हूं इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ आपकी इंगेजमेंट से है। इंगेजमेंट करें, मसला हल हो जाएगा। अब्डक्शंस, गिरफ्तारियां, मुकदमे, ये कोई हल नहीं है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूं इसके ऊपर मोहम्मद अली दुरानी साहब। वो कहते हैं इनको हुकूमत में लाने वाले लोग भी अब थक गए। यानी ये बात कर रहे हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की। कैसे कर लेते हो यार, वो वाले भी थक गए। फैसल वाडा से मुतालिक राना सनाउल्लाह कहते हैं कि फैसल वाडा के साथ मुझे हमदर्दी है। दूसरे लाडले मोहसिन नकवी को हमने सिस्टम में बेहतरीन अकोमोडेट किया हुआ है, उसको सेनेटर बनाकर हम भूल गए, इसलिए वो हमें अपनी याद दिलाता रहता है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है यार कि इनकी आपस की लड़ाई जो है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक दूसरे की शक्ल देखने पसंद नहीं है इनको। आने वाले चंद दिन के अंदर तबाही आने जा रही है, याद रखिएगा। ये सरकार तो गई गई। इससे जो अगला व्लॉग होगा मैं आपको बताने लगा हूं कि कल एक इंपॉर्टेंट हेयरिंग है, और इस सरकार के ताबूत के अंदर जो आखिरी कील है उस हेयरिंग के जरिए ठोका जा सकता है। और कौन सा जज सुनने जा रहा है ये आप देख लीजिएगा। बाकी अगला व्लॉग इंपॉर्टेंट है, 4 से 3:30 से 4:30 के दरमियान जरूर देखेंगे। दुआ में याद रखें। इस सारे मामले के ऊपर कमेंट हमारे दोस्त कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर और इसके अलावा बहुत सारे और या मकबूल जान साहब को वापसी मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।